हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट वन एंड पार्ट टू, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। अभी हम लोग पार्ट थ्री देखने वाले हैं और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इस टाइप से क्वेश्चन सेम रिपीट होते जा रहे हैं। या कोई भी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें रिपीट होते हैं और उसी तरीके से बीपीएससी में भी होते हैं। जो क्वेश्चन आपको पॉलिटी में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पूछा जा चुका होता है किसी ना किसी पीसीएस एग्जामिनेशन में। इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला देखिए 40 तक ऑलरेडी हो चुका है। 41st क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 41st है, देखिए, क्वोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज। लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता दिया था। अब उसके क्वोरम के बारे में पूछा है, तो क्वोरम के बारे में भी ऑलरेडी मैं कल आपको बता चुका हूं कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होती है ना। जैसे कि अभी टोटल लोकसभा में मेंबर्स है 543, तो कितनी चाहिए होगी? 54। 54 मेंबर्स की कम से कम चाहिए होंगे, तभी कोई सिटिंग करवाई जा सकती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक साल में 3 सेशन होते हैं और हर सेशन में बहुत सारी सिटिंग्स होती है। तो कोई भी सिटिंग करवाने के लिए कम से कम 54 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कम से कम प्रेजेंट होने ही चाहिए। उससे कम में कोई भी सिटिंग नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस चीज को इंश्योर कौन करता है? इस चीज को इंश्योर करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब है। तो ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ क्वारम से रिलेटेड। क्वारम कितने का है? 1/10 लोग तो कम से कम होने चाहिए कोई भी सिटिंग करवाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच स्टेट स्टैंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? ठीक है, अगेन अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है फिर से, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, उसके बाद आगे के 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सिंपली सॉल्व हो जाने वाले हैं ना। तो क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स कहां से आते हैं लोकसभा से? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से आता है। आपको पता ही है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश से आएंगे। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया था, लोकसभा सीट किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स आते हैं। कितने आते हैं? टोटल 80 लोकसभा सीट्स आते हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि यूपी बिहार हो गया, ये सब स्टेट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स आते हैं ना। यहाँ से सीट्स आएंगे तभी सरकार किसी न किसी की बन पाएगी। इसलिए बिहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपको आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये नंबरिंग कई बार पूछी जा चुकी होती है। ठीक है, कई बार पूछी जा सकती है आपसे कि सबसे ज्यादा किसकी सीट है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट 80 सीट्स, महाराष्ट्र की कितनी है 48, वेस्ट बंगाल की 42 और बिहार की है 40। ठीक है, तो कम से कम आप ऊपर के 5 तो पक्का ही आपको ध्यान रखना है और उसके 10 तक आप याद रख लोगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी सीट्स है? यूपी की सीट्स है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार एंड देन तमिलनाडु। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूपी से कितनी सीट्स आ रही हैं? 80 सीट्स आ रही हैं। महाराष्ट्र से कितनी आ रही है? 48 आ रही है। वेस्ट बंगाल से 42 एंड बिहार से 40 और तमिलनाडु से 39 आती है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। आपको पता है कि बिहार से पहले 54 सीट्स आती थी, बट फिर झारखंड अलग हो गया और वहां पे 14 सीट्स चली गई, तो बिहार में अब 40 सीट्स टोटल बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये नंबरिंग काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो उससे उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 43, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा? सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कौन से स्टेट से है? तो मैंने आपको क्या बताया था, लोकसभा राज्यसभा में कौन से स्टेट से है? उत्तर प्रदेश से है। कितनी है? 80 है ना। तो अगेन देखो सेम क्वेश्चन आ रखा है, में आ रखा है यूपी पीसीएस में 1995 में भी आया और 2012 में भी आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे। ये चीज की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। सो लॉन्ग एज रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न्ड विच स्टेट रैंक सेकंड एंड थर्ड? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 1994 बीपीएससी में, है ना। उस टाइम माहौल थोड़ा डिफरेंट था, बिहार झारखंड का पार्ट था, है ना। बहुत सारे स्टेट्स जैसे अभी आपको दिख रहे हैं इस तरीके से नहीं थे, उनकी बाउंड्रीज अलग थी। तो उस टाइम सीट्स थोड़े अलग थे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है। सेकंड नंबर पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है और फोर्थ नंबर पे बिहार है और फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड तमिलनाडु। देखिए इसके ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है कि सेकंड एंड थर्ड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था कि महाराष्ट्र आएगा और थर्ड नंबर पे मैंने आपको क्या बताया है कि वेस्ट बंगाल आएगा, है ना।
अब देखो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये 1994 में पूछा गया था। पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन अब देखने को मिला तो आप क्या लगा कहेंगे, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है, फर्स्ट नंबर पे यूपी है एंड फोर्थ नंबर पे बिहार है, फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 भी कंप्लीट हो गया है ना। देख लीजिए, इसमें भी सेम चीज मैंने दी हुई है। फर्स्ट पे क्या, उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ बिहार, फिफ्थ पे तमिलनाडु और सिक्स्थ हो गया मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश से भी ज्यादा सीट्स आती थी, आई थिंक 54 के आसपास आती थी, अब 29 सीट्स ही रह गई हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है और उससे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपी पीएससी में पूछा गया 2008 में फिर से, आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितनी है, 48 है। यूपी की याद हो गई आपको, 80 हो गई। वेस्ट बंगाल की याद हो गई 42 एंड बिहार की आपको याद हो गई 40। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कौन सी है, तो राजस्थान की टोटल कितनी सीट्स है, 25 सीट्स है। बट ये बीपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया था। तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो ऑब्वियसली राजस्थान का पूछेंगे ही। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। अगेन ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। बीपीएससी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी जिस स्टेट का है वो अपने स्टेट के टोटल सीट्स देख ले, तो उससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सीट्स एलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल इज द टोटल सीट्स एलोकेटेड टू। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि क्वेश्चन देखो 2000 में पूछा गया है, इस टाइम तक बंटवारा नहीं हुआ था, इसी टाइम बिहार थोड़ा सा अलग हुआ था झारखंड से। ठीक है, तो अभी के हिसाब से आपको देखना है, तो बिहार के कितनी सीट्स हैं आप ये ध्यान रखो, 40 सीट्स हैं। ठीक है, बिहार के कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कोई भी आपको करेक्ट आंसर अभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स हैज इक्वल सीट्स इन लोकसभा। इक्वल सीट्स कौन से पेयर के लिए है, तो अगेन इसका आंसर भी आपको करेक्ट नहीं मिलेगा अभी के हिसाब से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीट्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन इसमें कुछ उसके नाम दिए गए हैं, सीट्स के नाम दिए गए हैं, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। वेस्ट बंगाल के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। वेस्ट बंगाल में कितनी थी, 42 थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब में 13, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आसाम में 13 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका आप थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें आई थिंक इसमें 49 होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में अभी कितना है, इसमें दिया हुआ नहीं है। आई थिंक 49 है, आप थोड़ा 49 नहीं, आई थिंक 39 है। एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग है इसका। असम करेक्ट है, पंजाब करेक्ट है और वेस्ट बंगाल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 52 पे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैज ओनली वन सीट इन द लोकसभा। ठीक है, तो मैंने टॉप 5 तो पहले आपको बता दिए कि टॉप 5 सीट्स किस किस की है। उत्तर प्रदेश की 80 है, सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल है थर्ड नंबर पे 42, बिहार है फोर्थ नंबर पे 40 सीट्स के साथ, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है तमिलनाडु। अब आपको जो सबसे कम सीट्स वाली है उन स्टेट्स के बारे में आपको देखना जरूरी हो जाएगा। सबसे कम सीट्स कौन कौन से स्टेट्स के पास है, कौन कौन से स्टेट्स और यूटीज के पास है, अभी हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज ओनली वन सीट इन द लोकसभा। लोकसभा में सिर्फ इसकी एक सीट है। कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि किस पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी कम आपको यहाँ पे लग रही है, तो चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम की तीनों की एक एक सीट है लोकसभा के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप इन स्टेट्स को देख के पहचान पा रहे होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन रह रही है। तो चंडीगढ़ की भी एक सीट है, सिक्किम की भी एक सीट है और मिजोरम की भी एक सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा स्पेन के एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है कि चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम इन तीनों की ही क्या एक एक सीट है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, नागालैंड एंड पुडुचेरी। इन चारों पांचों स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन सबकी सिर्फ एक सीट है लोकसभा के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सीट वाले जो भी स्टेट्स हैं ये आप ध्यान रखेंगे, 2 सीट्स वाले जो भी स्टेट्स हैं वो आपको ध्यान रखेंगे, और जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा सीट्स है लोकसभा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है, और साथ में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है,
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड। ठीक है, 2 मेंबर्स, तो मिजोरम के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां से एक लोकसभा सीट है। सिक्किम के बारे में बताया कि इससे भी एक लोकसभा सीट है, और नागालैंड के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, यहां से भी एक लोकसभा सीट है ना। त्रिपुरा से 2 लोकसभा की सीट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 लोकसभा सीट्स वाले स्टेट्स भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो एक तो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि दिखने में काफी बड़ा है, बट आपको पता है कि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, और पॉपुलेशन पे ही लोकसभा सीट्स डिपेंड करती है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर एंड मेघालय हैव 2 मेंबर्स ईच रिप्रेजेंटिंग इन लोकसभा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोवा अगर ऑप्शन में आ गया 1 लोकसभा सीट में, तो आप हो सकता है गोवा लगा के आ जाओगे, आप सोचोगे गोवा तो छोटा सा दिखता है, बट आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन पे है, तो यहाँ की 2 लोकसभा सीट्स आती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरा की भी 2 लोकसभा सीट, अरुणाचल प्रदेश जो कि दिखने में एरिया वाइज तो काफी बड़ा है, बट पॉपुलेशन उसका काफी ज्यादा कम है, तो यहां से भी सिर्फ 2 लोकसभा सीट्स ही आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। मणिपुर और मेघालय भी ध्यान रखोगे, मणिपुर लगातार ही न्यूज में रहा है, आपको पता है कि अलग अलग वजहों की वजह से, तो मणिपुर के बारे में आप ध्यान रखेंगे। और मेघालय तो आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी है। ठीक है, तो यहां से भी सिर्फ 2-2 सीट्स ही आती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका क्या है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख और कच्छ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि कच्छ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, बट आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखा जाए तो लद्दाख की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। और इसी के साथ आप टॉप 5 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको देखते हुए चलोगे, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है बीपीएससी में रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लेंगे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस किस की है। लद्दाख की है सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे बाड़मेर, थर्ड नंबर पे कच्छ, फोर्थ नंबर पे अरुणाचल ईस्ट, और फिफ्थ पे अरुणाचल वेस्ट। अरुणाचल ईस्ट और वेस्ट तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अरुणाचल में सिर्फ 2 ही, अरुणाचल प्रदेश में 2 ही लोकसभा की सीट्स आती हैं, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ठीक है, तो टॉप 5 में आपको समझ में आ गया, लद्दाख हो गया, बाड़मेर हो गया, कच्छ हो गया, अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट। ये क्या है? ये 5 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की। ठीक है, अब देखो यार, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करते करते इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, अपने आप ही आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो टॉप 5 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लद्दाख सबसे ऊपर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो कैंडिडेट है कितने रुपए खर्च कर सकता है, इसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो खर्च है ये भी हाल फिलहाल में रिवाइज किया गया है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। एक बार हम लोग अभी देख लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो लोकसभा में एक सेकेंड, एक सेकेंड छोड़िए। लोकसभा सीट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, इसमें क्या पूछा है कि कैंडिडेट कितने रुपए खर्च कर सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें एक जो व्यक्ति है, एक कैंडिडेट जो है, वो 95 लाख रुपीस तक का एक्सपेंडिचर कर सकता है, अगर वो बिगर स्टेट से बिलोंग करता है तो। ठीक है, अगर वो बड़े स्टेट से बिलोंग करता है तो 95 लाख रुपए तक वो अपने खर्च कर सकता है, किसमें? इलेक्शंस के टाइम पे। और अगर वो स्मॉलर स्टेट से बिलोंग करता है तो लोकसभा में वो 75 लाख रुपीस खर्च कर सकता है। कितने? 75 लाख रुपीस खर्च कर सकता है, अगर वो स्मॉलर स्टेट से बिलोंग करता है तो। ठीक है, तो याद रखना, सीधा सीधा चीज है, लोकसभा से कितने खर्च करेगा? लोकसभा में 95 लाख रुपीस खर्च करेगा, और अगर वो बिगर स्टेट से बिलोंग करता है, और अगर वो स्मॉलर स्टेट से बिलोंग करता है तो 75 लाख रुपीस को वो खर्च करने वाला है। ठीक है, इसी में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपकी लोकसभा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, और साथ में आपकी स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन होता है, तो स्टेट्स में आप ध्यान रखेंगे कि अगर बिगर स्टेट्स हैं, एक जो कैंडिडेट है जो कि एमएलए बनना चाहता है, वो 40 लाख, अगर बिगर स्टेट है तो कितना खर्च करेगा? 40 लाख स्टेट खर्च करेगा। और अगर स्मॉलर स्टेट है तो कितना खर्च करेगा? ये करेगा 28 लाख के आसपास खर्च। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकसभा में कितने करेगा? 95 लाख और 75 लाख, सीधा सीधा डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। 95 लाख किसी बड़े स्टेट के लिए, और छोटे स्टेट के लिए कितने? 75 लाख। ठीक है, और अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्टेट्स में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बिगर स्टेट में
40 लाख और स्मॉलर स्टेट में 28 लाख खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक और चीज हम लोग जानेंगे, एक और चीज हम लोग को ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि इंडिविजुअली जो कैंडिडेट है वो कितना खर्च करता है, अभी मैंने आपको ये बताया है ना। और अभी इससे रिलेटेड कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आपने देखा था कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ऐसा सवाल उठा दिया था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो जितना खर्च नहीं करना उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिविजुअली तो लिखा गया है कि 75 लाख आप खर्च कर सकते हैं और 95 लाख खर्च कर सकते हैं लोकसभा के इलेक्शन में। बट पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर रही है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर रही है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि एक ऑप्शन में ऐसा ये भी बन के आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी का डिसाइडेड है कि वो इतने ही लाख रुपए खर्च करेगा या इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जितना खर्च करना चाहे उतना खर्च कर सकती है, बट इंडिविजुअली जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 95 लाख खर्च करेगा लोकसभा का अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो। और बड़े स्टेट में और स्मॉलर स्टेट में 75 लाख खर्च करेगा। और स्टेट लेजिस्लेचर का मैंने आपको बता दिया 40 लाख और 28 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बट पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि वो लिमिटेशन रखे, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन ये भी आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी इतना खर्च कर सकती है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है तो इसमें कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आउटडेटेड है, 2002 में पूछा गया था। अभी जो रिवाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो डेटा मैं आपको बता देता हूं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखनी होती है नॉमिनेशन के टाइप में, मैंने आपको कल नॉमिनेशन के बारे में बताया था, है ना, कि कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन कैसे कर सकता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। नॉमिनेशन करने के लिए आपको रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपको अपने इंडिया के रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी पड़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कि कितने रुपए है, जो कि है जनरल कैटेगरी के जनरल कैटेगरी के लिए है 25,000 और SC ST कैटेगरी के लिए है SC ST कैटेगरी के लिए 12,500। ठीक है, मतलब SC ST कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 12,500 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 25,000 रुपए रखने पड़ते हैं। ठीक है, पहले ये डेटा अलग था, इसलिए ये कोई भी डेटा ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। 2002 में वो क्वेश्चन पूछा गया था, बट अभी हाल फिलहाल में रिवाइज किया गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल में 25,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और SC ST के कैंडिडेट को 12,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, आपने फॉर्म में भी देखा होगा, जो फॉर्म जनरल वाले भरते हैं उनको ज्यादा पैसे देने होते हैं, तो इसमें भी सेम फंडा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरल 25,000 और SC ST 12,500, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये तो मैंने आपसे बात करी लोकसभा के केस में, कितना बताया, 25,000 और एंड 12,500। 25,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 12,500 फॉर SC ST। अब स्टेट लेजिस्लेचर वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी को कितना देना पड़ रहा है, जनरल कैटेगरी को देना पड़ रहा है 10,000 रुपया और 10,000 रुपए। और SC ST का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको सिर्फ 5,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कहां जाती है, रिटर्निंग ऑफिसर को जाती है, और वो घूम फिर के या तो RBI के पास जाएगी या गवर्नमेंट के ट्रेजरी में भी चल जाती है। ठीक है, तो घूम फिर के आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा कैंडिडेट को रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और घूम फिर के पैसे किसके पास जाते हैं, RBI के पास जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना होगा। आई थिंक अब ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। डेटा आपको ध्यान रखना है 25,000 और 12,500, 10,000 और ये 5,000, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखो 2002 में पूछा गया था तो ऑप्शन इसमें अलग है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज ध्यान रख लो कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको भी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। कितने रुपए की, 15,000 रुपए की। ठीक है, तो 15,000 रुपए उनको भी जमा करने पड़ते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली इसलिए होती है ताकि जो वैसे कैंडिडेट है जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, बस वो ऐसे ही जाके अपना नाम देके आ जा रहे हैं, उनको एक तरीके से डिमोटिवेट किया जाए। ऐसा ना हो कि यार कोई भी उठ के आए और जाके सीधा सीधा अपना अप्लाई कर दे, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी पड़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके पास जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल लूजेस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही शी डज नॉट गेट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, नॉमिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी पड़ती है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इलेक्शन हो जाता है और चुनाव में आपके 1/6 सीट्स भी ना आए
1/6 सीट्स भी ना आए तो क्या होगा? तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। आपने सुना होगा अपने बड़े घर के बड़े लोगों से कि जमानत जब्त हो गया, मतलब जो उसने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाई थी वो भी उसको नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? जब वो टोटल वोट के 1/6 वोट भी ना ले पाए तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस लेने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए, कितने वोट चाहिए होते हैं? कम से कम वोट चाहिए होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस लेने के लिए 1/6 ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था बीपीएससी में 1995 में क्वेश्चन पूछा आ चुका है 1/5, 1/3, 1/4। करेक्ट आंसर का क्या है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे 1/6 आना चाहिए था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 58 क्वेश्चन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन कौन से ईयर में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था? तो ये सबको ही पता होगा, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था 1951 में और फैब तक चला था 1952 में, है ना? डेट वाइज याद रखोगे, बीपीएससी की आदत है कि वो सीधा डेट पूछ लेता है, अक्टूबर में ही हो सकता है 12 अक्टूबर कर दे, तो आपको ध्यान रखना है 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। टोटल 489 सीट्स पे हुआ था ये चुनाव। और उसके बाद जो पहला सेशन बैठा था लोकसभा का, वो 13 मई 1952 में 52 को बैठा था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेशन को समन कौन करता है? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेसिडेंट करते हैं। सेशन को समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट समन करेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेशन को प्रोरोग कौन करेगा? प्रोरोग के बारे में बताया था कि प्रोरोग क्या होता है। प्रोरोग कौन करेगा? प्रोरोग कौन करेगा? तो ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। और एडजॉर्नमेंट कौन करेगा? वो करेंगे स्पीकर। और एडजॉर्नमेंट साइन डाई कौन करेगा? वो भी करेंगे स्पीकर। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कल की क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं, इससे जाकर पुरानी क्लास देखो तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए समझ में आया कि 25 अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुआ था हमारा क्या बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, सबसे पहला जनरल इलेक्शन, और 21 फरवरी 1952 तक चला था 489 सीट के लिए। ठीक है, कितनी सीट्स के लिए? 489 सीट्स के लिए। 489 ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूं कि पहले हमारे पास कितनी सीट्स थी लोकसभा सीट्स? 500 लोकसभा सीट्स थी। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको 525 कर दिया गया था, है ना? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे 545 कर दिया गया था, है ना? ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग काफी अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए कल की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ में आया कि नहीं आया? 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक, है ना? एक और चीज ध्यान रखना, प्रोरोग क्या होता है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट कल की क्लास में क्लियर है, उसको जाकर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 इयर्स। ठीक है, इसको भी आप अंदाजा लगा सकते हो 6 ईयर कब हो सकता है? इमरजेंसी के केस में हो सकता है, जब एक साल बढ़ जाता है ना? इमरजेंसी कब लगा था? 5th लोकसभा के टाइम पे, है ना? तो आप ध्यान रखेंगे कि 5th लोकसभा के टाइम पे इमरजेंसी लगा था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी कौन से लोकसभा का जो टेन्योर था उस टाइम लगा था, तो आपको ध्यान रखना है वो 5th लोकसभा के टेन्योर के टाइम पे लगा था, है ना? अभी कौन सा टेन्योर चल रहा है? अभी 18th लोकसभा चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 16th लोकसभा में सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, 16th और 17th में रहे। 17th हुआ 2019 में और अभी 18 चल रहा है, 2024 से लेके 2019 तक चलेगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, द टेन्योर ऑफ द 5th लोकसभा कब स्टार्ट हुआ था? 1971 से लेके 1977 तक चला था। एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, किस वजह से? इमरजेंसी की वजह से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड ऑन। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे अभी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में 1997 में पूछा गया है ना, ये उस टाइम के हिसाब से बात हो रही है। बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? 16th लोकसभा, 17th लोकसभा एंड 18th लोकसभा। ठीक है, इन तीनों में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ पे स्पीकर कौन रही है? स्पीकर का नाम आपको ध्यान रखना है। स्पीकर रही है यहाँ पे सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। 17th लोकसभा और 18th लोकसभा में ओम बिरला साहब ये क्या है? ये रहे हैं स्पीकर। ठीक है, तो आपको 16, 17, 18 के बारे में ध्यान रखना है और 5th लोकसभा के बारे में ध्यान रखना है। इस टाइम कौन थी? इस टाइम इंदिरा गांधी जी थी और इन्हीं के टाइम पे क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? 9th लोकसभा के बारे में अभी आपको ध्यान नहीं रखना, 16, 17, 18 और 5th लोकसभा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, द इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना, क्योंकि 16, 17, 18 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 5th लोकसभा इंपॉर्टेंट है, और पहला जनरल इलेक्शन कितनी तारीख को हुआ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम टाइप क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? लीडर कौन होता है लोकसभा का? प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर
या नन ऑफ द अबव। तो लीडर पूछा है, स्पीकर मतलब क्या जाना, स्पीकर चेयरपर्सन होता है, ठीक है। ये पूरा जो हाउस है उसको संभालता है, एक तरीके से क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है। वो क्लास का मेंबर भी होता है प्लस क्लास का मॉनिटर भी होता है, आपको ध्यान रखना है। तो हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। ये कौन होंगे, ये होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द लोकसभा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो, एक तो होता है लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ हाउस, ठीक है, लीडर ऑफ हाउस। लोकसभा में कौन है लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा में हमारे लीडर ऑफ हाउस है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है लोकसभा में, राहुल गांधी जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राहुल गांधी कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और लीडर ऑफ हाउस कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, है ना। मनमोहन सिंह जी जो थे वो लोकसभा से इलेक्ट नहीं हुए थे, वो राज्यसभा की सीट से थे, है ना। लोग राज्यसभा की सीट से वो जीते हुए थे। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे एक मंत्री को जो कि लोकसभा का मेंबर है, उसको लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट कर दिया। मतलब लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, ये हो गए प्राइम मिनिस्टर। बट अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो उस हाउस के मेंबर ही नहीं है लोकसभा में, तो वो क्या करेंगे, अपने किसी दूसरे मंत्री को वहां का लीडर अपॉइंट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब लोकसभा कौन होगा, या तो प्राइम मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कोई अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति होगा, अपॉइंटेड कोई मिनिस्टर होगा, अपॉइंटेड मिनिस्टर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो अपॉइंटेड मिनिस्टर है, एक और डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस भी बना सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये जो अपॉइंटेड मिनिस्टर है एक डिप्यूटी लीडर ऑफ हाउस भी बना देगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब लोकसभा का जो लीडर होता है वो जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनके द्वारा अगर जिसको भी उन्होंने कहा है कि ये बनेगा, इसी ये अपॉइंट होगा, तो वो अपॉइंट हो जाता है लीडर ऑफ द हाउस, है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है लोकसभा में, राहुल गांधी जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है लीडर ऑफ हाउस, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट राज्यसभा में भी चलता है। राज्यसभा में कौन है लीडर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में कौन है, ये है जेपी नड्डा जी। कौन, जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में कौन है, जेपी नड्डा जी। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी जी। और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कौन है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ द हाउस समझ में आ गया। ये जो सारी चीजें हैं, लीडर ऑफ द हाउस होगा, लीडर ऑफ द पोजीशन होगा, ये कहाँ पे लिखा गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जो है वो बार बार बहुत बार उन्होंने बयान दिया कि लीडर ऑफ द हाउस एक क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। बट वो लगातार बयान देते हैं ना, और वो चिट्ठी भी लिखते हैं जो प्रेसिडेंट को, उसमें बताते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये कहाँ पे लिखा गया है, ये रूल बुक में लिखा गया है, लोकसभा के और राज्यसभा में, है ना। लोकसभा की अलग रूल बुक होती है, राज्यसभा की अलग रूल बुक होती है, उसमें इसका जिक्र है कि एक लीडर ऑफ द हाउस होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। बट ऐसा कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, इसके बारे में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन समझ में आ गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेपी नड्डा राज्यसभा में। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। राहुल गांधी बरेली से जीते, आपको पता है। और तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहां से जीते हैं, वाराणसी से जीते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। तो समझ में आ गया, हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 65, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट at least 50% of the votes polled to be declared elected, ठीक है। ऐसा है क्या कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है या स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, उसमें कम से कम आपको 50% वोट चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं, तो 50% कैसे बनेगा, नहीं बन सकता है ना। तो मान लो किसी का 43 है, किसी का 23 है, किसी का 11 है, किसी का 32 है, तो सबसे ज्यादा इसमें किसका है, सबसे ज्यादा इसका 43 वाले का है, तो ये जीत जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 50% सीट हो, ठीक है, 50 सीट कम से कम आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 50% वोट पड़े, ऐसा नहीं है, कितने भी वोट पड़े, बट सबसे ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, 43 वाले को। तो 43 क्या होगा, वो होगा 43 वोट लेने वाला जो व्यक्ति होगा वो वहां से जीत जाएगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो भी सबसे ज्यादा वोट्स लेके आता है वही जीत जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन laid down in the constitution of India in Lok Sabha,
द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू मेजॉरिटी पार्टी एंड द डिप्यूटी स्पीकर इन द अपोजिशन, टू द अपोजिशन। ये चीज आपने नोटिस भी किया होगा, है ना। जो भी स्पीकर बनता है वो मेजॉरिटी पार्टी से होता है, जो कि पावर में होती है ना। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, सॉरी अपोजिशन पार्टी की तरफ से डिप्टी स्पीकर होता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, बट नहीं, को ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये बस एक कन्वेंशन है जो कि हम फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या है ये? कन्वेंशन है जो कि हम फॉलो करते हैं। तो सेकंड भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही रॉन्ग है, बोथ 1 एंड 3। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है? इज द करेक्ट? तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी, नीदर 1 नीदर 2। 1 सही है ना 2 सही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो 65 भी कवर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, चूजन या अपॉइंटेड। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट होता है, इलेक्ट होता है, चूज होता है, चूज किया जाता है, ये अपॉइंट होता है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत आपको लग रहा हो क्या होता है, बट ये इलेक्ट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इलेक्ट नहीं होता, ये आपस में ही जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं आपस में बातचीत करके एक सहमति बना के एक लीडर को अपॉइंट कर लेते हैं, है ना। इस बार आपने देखा भी होगा कि ओम बिरला को जब दोबारा अपॉइंट किया जा रहा था तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट हमेशा से क्या देखा जाता है कि हमेशा से आपस में मिलके चूज कर लेते हैं। तो क्या आएगा ऑप्शन करेक्ट? चूजन, है ना। हमेशा चूज होता है कौन? लीडर, स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो स्पीकर क्या होगा? चूज होगा, ना कि वो इलेक्ट होता, ना ही वो नॉमिनेट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 93 में इसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 94 में स्पीकर के रेजिग्नेशन के बारे में बात किया गया है कि रेजिग्नेशन कैसे होगा। जितने भी मेंबर्स हैं उसके हाफ से ज्यादा वोट्स आने चाहिए रिजाइन करवाने के लिए, तो उसके बाद उसका रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा, स्पीकर को हटा दिया जाएगा। बट ये करने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, ठीक है। कम से कम 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, भी आप उसको हटा सकते हो उसके पद से, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे इस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल क्या आपको पता ही है कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना। ये प्रिसाइड करता है, जो भी हाउस है उसको देखता है कि वो ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। कौन से बिल पेश होंगे, कौन से बिल पेश नहीं होंगे, उन सारी चीजों के ऊपर डिसाइड करता है। और मनी बिल के ऊपर भी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग को भी यही कंडक्ट करता है, आपको पता ही है ना। और ये जो स्पीकर होता है ये आपस में जो मेंबर्स है लोकसभा उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर से किसी व्यक्ति को उठाया, जैसे कि प्रेसिडेंट है ना। प्रेसिडेंट को किसी भी भारी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। बट जो स्पीकर जो है वो जो कि ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर है, जैसे कि 18th लोकसभा में जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स थे उनमें से ही एक क्या बनेगा, जनरली जो सीनियर मोस्ट होते हैं जिनकी बातें सब लोग ही लगभग मानते हैं, उनको क्या बना दिया जाता है? उनको स्पीकर बना दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनको क्या बना दिया जाएगा? स्पीकर बना दिया जाएगा। तो स्पीकर कहां से आता है? वो तो भाई लोकसभा से ही आ रहा है। तो लोकसभा पॉइंट, जो लोकसभा अभी अभी हुई है, मतलब बनाई गई है, उसी में से एक व्यक्ति क्या बनेगा? स्पीकर बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो डेट होता है कि स्पीकर कब चुना जाएगा, चूज किया जाएगा, तो वो कौन डेट रखता है? उस डेट को रखता कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं कि इस डेट को नया स्पीकर बनाया जाएगा, तो स्पीकर बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। 16th लोकसभा में कौन थी? सुमित्रा महाजन। 17 में कौन थी? 17 और 18 में थे ओम बिरला साहब। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, मैंने आपको क्या बताया था कि सहमति से बनाते हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक डायरेक्टली तो नहीं होगा, है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा चूज करके ये लोग आपस में मिलके क्या करते हैं? चूज करते हैं और फिर स्पीकर बना दिए जाते हैं, ठीक है। स्पीकर कहां से आएगा? ये स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही कोई एक होगा, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक होगा, ये कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। 67 भी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछा आ चुका है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2017 मतलब हाल फिलहाल में ही पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ ऑफिस। ऑफिस का ओथ नहीं लेते। तो प्रेसिडेंट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी लेते हैं, स्पीकर नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेते हैं, ठीक है। तो सब लेते हैं, स्पीकर नहीं लेते। तो स्पीकर इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि स्पीकर कौन होगा? स्पीकर लोकसभा का ही कोई मेंबर होगा, तो मतलब वो ऑलरेडी ओथ ले चुका है, तभी वो लोकसभा के अंदर है। तो उसके बाद जब वो स्पीकर बनता है तो उसको कोई भी ओथ लेने की जरूरत नहीं होती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको ओथ लेने की जरूरत नहीं होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप देखो एक तरीके से सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपने ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, है ना। कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। इसलिए ये जो क्लासेस हैं
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डजंट टेक ओथ, स्पीकर डू नॉट टेक ओथ, है ना। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, ये ऑलरेडी बता रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। और मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा? इनको भी प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे। स्पीकर का कोई भी ओथ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस? अगेन सेम क्वेश्चन, देखो कहां पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2016 में पूछा गया है ना। तो लगातार ही क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं, प्रेसिडेंट भी लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी लेते हैं। स्पीकर ओथ नहीं लेते, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन टू? स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको रेजिग्नेशन देता है? तो आपको ध्यान रखना है, वो देगा डिप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। किसको? डिप्यूटी स्पीकर को। हो सकता है इसकी जगह लिखा हो प्रेसिडेंट को, तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट को नहीं, डिप्यूटी स्पीकर को ये अपना रेजिग्नेशन देता है। डिप्यूटी स्पीकर जब रिजाइन मारेगा तो वो किसको करेगा? स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देख लो, जब भी स्पीकर स्पीकर रेजिग्नेशन देगा, स्पीकर रेजिग्नेशन देगा, तो वो किसको देगा? वो डिप्यूटी स्पीकर को देगा। डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा, है ना। और डिप्यूटी स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा? स्पीकर को देगा, है ना। इसी तरीके से जब प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन। और जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों ही केस आपको ध्यान रखना है। स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे रहा है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे रहा है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर लोगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा? डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यूपी पीसीएस में, वो भी दो बार, 2008 और 2014 में। मतलब एक बार भी अगर कोई पढ़ लेता है तो वहां से क्वेश्चन आएगा और उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको रेजिग्नेशन देगा? तो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ कैन स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड? मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में ही बताया कि स्पीकर को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके मेजॉरिटी वोट आ जाने चाहिए। जो जितने भी लोग प्रेजेंट है उस टाइम, उस दिन, उनके मेजॉरिटी वोट अगर आपको मिल जाता है तो आप स्पीकर को हटा सकते हो। बट ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है ना। तो उनको हटाना, स्पीकर को हटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, कैसे हटाया जा सकता है? तो बाय रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। 2/3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ मेजॉरिटी, जितने प्रेजेंट लोग हैं उसका मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो बाय रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, है ना। तो बी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, है ना। तो सी गलत है, डी गलत है, ए भी गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो 72 भी क्लियर हो चुका है। 73rd क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड। अगेन सेम टाइम का क्वेश्चन आ गया। कैसे हटाया जाएगा? जितने भी लोग प्रेजेंट है उस टाइम, उसके कितने उसका मेजॉरिटी वोट उनको मिलना चाहिए, तभी उनको हटाया जा सकता है ना। और उससे पहले उनको 14 डेज का नोटिस भी मिलेगा, 14 डेज का नोटिस भी मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है देखते हैं। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रॉन्ग। यूपी पीसीएस में देखो 2007 में पूछा गया है। इफ द लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, इफ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर सो डिसाइड, इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, ठीक है। तो ये गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इफ द लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, लोकसभा अगर पास करता है रेजोल्यूशन तो हो सकता है, बट उससे पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्पीकर का काम क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कौन चूज करता है ये भी बता चुका हूं। आपस में ही चूज करते हैं लोग, है ना। और डेट कौन रखता है कि स्पीकर को चूज किया जाएगा? वो डेट डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? स्पीकर को कोई ओथ भी लेने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं लेने की जरूरत होती? क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर होता है, तो उसको ओथ भी लेने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, फिर अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन यूपी पीछे 2008 में। मतलब देखोगे यार क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, है ना। स्पीकर को कौन रिमूव कर सकता है? तो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लिखा गया है ये नहीं। लोकसभा में हम लोग को जाना, अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। अगेन ए इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा ध्यान रखना है, पार्लियामेंट
करके आ जाना, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 76, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। स्पीकर के बारे में पूछा है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के उस पे वो ऑफिस होल्ड करता है, तो रॉन्ग, ये तो नहीं है। ही शी नीड टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा हो इलेक्शन के टाइम पे। हो सकता है कि उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको 6 महीने के अंदर फिर से मेंबर बनना पड़ता होगा लोकसभा का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि वो लोकसभा का प्रेजेंट मेंबर होना चाहिए, मेंबर होगा उसके बाद ही उसे स्पीकर बनाया जाएगा। तो ये कंडीशन तो मस्ट है ना भाई, बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, इफ ही सी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज हर रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू द डिप्यूटी स्पीकर। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट। तो थर्ड देख लेते हैं, ओनली थर्ड इज करेक्ट, है ना। करेक्ट इसमें पूछा है तो ओनली 3 इज करेक्ट। यूपीएससी में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ऑलरेडी कई बार आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू, प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप थोड़ा सा जान लो, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ठीक है। देखो, जब स्पीकर कोई भी लोकसभा चल रही होती है तो स्पीकर रहता है अपने पावर में, है ना। उसके बाद लोकसभा जब खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो वो भी हट जाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को चूज किया जाता है, ठीक है। उसको प्रोटेम स्पीकर को चूज किया जाता है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर जो है, ये जो प्रोटेम स्पीकर है जनरली कौन होता है, जो सबसे एल्डर मेंबर होता है हाउस का, जो कि काफी बार जीत के आ चुका होता है, जिसको सारे रीति रिवाज जो भी क्या रूल्स हैं सारे पता होते हैं लोकसभा के, उसको जनरली प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जितने भी नए मेंबर्स आए हैं लोकसभा के, जितने भी नए मेंबर्स आए हैं लोकसभा में चुन के, उन सबको ओथ दिलवाए, ठीक है। इसी में से एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो कि बाद में स्पीकर बनेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक डेट चूज करते हैं कि भाई अब मुझे स्पीकर को चूज करना है। तो उसके बाद स्पीकर को चूज कर लिया जाता है और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो खत्म हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर एक बहुत ही टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाया जाता है, सिर्फ उसी टाइम के लिए बनाया जाएगा ताकि वो ओथ सबको दिलवा पाए, जितने भी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन सबको ओथ से दिलवा पाए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पीकर का जैसे ही चुनाव होगा तो प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर समझ में आ गया क्या होता है, ये एक टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। नहीं, स्पीकर जब हट जाएगा तो भाई डिप्टी स्पीकर संभालेगा ना, उसमें प्रोटेम स्पीकर का कोई भी काम नहीं है। ये आप करेक्ट करके आ जाएंगे, बट इसको आपको ध्यान रखना है, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स, ये तो करेक्ट लग रहा है। सी देखते हैं, ऑफिसिकेट एज अ स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, गलत। ओनली चेक इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर्स आर इन ऑर्डर, ये भी गलत, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका काम क्या है, ओथ दिलवाना, जो भी न्यू मेंबर्स आए हैं उन सबको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर, कौन जनरली अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर, मतलब कौन बनता है प्रोटेम स्पीकर, ऑलरेडी बता चुका हूं। द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, नहीं, मैंने स्पीकर की तो कोई बात ही नहीं करी। द डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, ये भी बिल्कुल गलत है। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, है ना, न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा है उसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको जनरली प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली, ठीक है। अब देखो, स्पीकर के बारे में मैंने आपको सारी चीज बता दी कि वो डिजाइन कैसे करेगा, उसको हटाया कैसे जाएगा, है ना, उसे इलेक्शन कैसे, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसको चूज किया जाता है कि नहीं किया जाता, और वो ओथ लेता है कि नहीं होता, ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसकी पावर, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई के बारे में भी ऑलरेडी कल हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम जानेंगे स्पीकर के कास्टिंग वोट की पावर की, ठीक है। देखो, जो स्पीकर होता है वो जनरली कोई भी जब बिल पेश किया जाता है तो उसमें वोटिंग नहीं करता, ठीक है। बट ऐसा हो कि मतलब इक्वल वोट पड़े, किसी भी मुद्दे पे अगर इक्वल वोट पड़ते हैं तो कास्टिंग वोट कौन करता है, स्पीकर करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कास्टिंग वोट किसका होता है, कास्टिंग वोट किसका होता है, वो स्पीकर का होता है। मतलब ये पहली बार में तो वोट नहीं करेगा, पर दोबारा बार में अगर टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट कौन करता है, स्पीकर करता है। तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या है, टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, नहीं। इन केस ऑफ अ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, जब वोट्स इक्वली डिवाइड होंगे तो उस केस में कास्टिंग वोट किसका रहेगा, स्पीकर का रहेगा। एक और फंक्शन आपको स्पीकर का ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीकर के बारे में लगभग सारी चीजें ही कवर हो चुकी हैं। और ये जो कास्टिंग वोट की जो पावर है ये आर्टिकल 100 से आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of equality of votes। जब टाई हो जाएगा तो कास्टिंग वोट होगा किसका, स्पीकर का। और ये बात किस में दी गई है, आर्टिकल 100 में दी गई है ना।
इस तरीके से आपको समझकर चलना था, है ना? आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए आपको ध्यान से करना है, बीपीएससी आपका अच्छा जाएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।